हेलो कंपटीटर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 4 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो हम लोग देखेंगे। उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे वेब्स एकेडमी यानी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी चैनल पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो कृपया करके जाइए और वेब्स एकेडमी 24 चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कब क्लास होगी, कौन सी क्लासेस होंगी, एवं पीडीएफ भी आप अगर चाहते हो तो पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। और हमारा वेब्स एकेडमी जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लर्नर आते हैं प्लीज़ आप लोग देखते हैं, लाइक किया कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए। एक मुहिम है हमारा, 1000 तक का जो सब्सक्राइबर होंगे पहले, उनके लिए वेब्स एकेडमी फैमिली की तरफ से उनको स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और बहुत जल्द ही हम लोग फेस टू फेस मतलब फेस बाय फेस हम लोग आपके सामने पेश होंगे, और हमारा सेटअप जल्दी से लगने वाला है, ठीक है? तो इस देर नहीं कीजिए ज़्यादा, और आप लोग वेब्स एकेडमी को 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, जिससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आगे चलते हैं। और एक चीज़ और है कि हिस्ट्री का भी एमसीक्यू आपका लगातार चल रहा है, और ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू लगातार चल रहा है, तथा आपका पॉलिटी का जो एमसीक्यू है, आपको पूरे तरीके से पॉलिटी आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। और ये जो एमसीक्यू क्लास होता है ना, टॉपिक वाइज होता है, ठीक है? टॉपिक पे आएगा, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका संक्षेप में आपका विश्लेषण करके उसके बाद उसका एमसीक्यू लगाया जाता है जो भी टॉपिक रहता है। तो प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिएगा, टॉपिक वाइज भी आपको कंप्लीट करवा दिया जा रहा है, जहाँ से आपका जल्दी से जो एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत जल्द ही आपका 8 मार्च का जेपीएससी दे दिया है, 14वीं जेपीएससी, और आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका यूपीपीसीएस यूपीपीएससी जो है आपका यूपी का जो एआरओ आरओ वाला जो एग्जाम है वो भी आने वाला है। तो इसके लिए आपको महत्वपूर्ण होगा, और 72वीं बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जो बीपीएससी टीचर दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी एग्जाम में जो भी आपका सब्जेक्ट अगर है पॉलिटी, तो पॉलिटी से जो भी आपका है वो आपको उस चैप्टर से आपको आएगा ही आएगा। ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट में है, जो जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है जो भी जीएस का जो भी तैयारी कर रहा है ना, आपका जनरल स्टडी, वो आप इन सब क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग जाके कीजिए। और बजट भी मेरे द्वारा करवा दिया गया है, और इकोनॉमिक सर्वे भी आपका करवाया गया है, और तथा आपका जो ये डेली द हिंदू का है, जो डेली करंट अफेयर है, वो मैं लगातार आपके लिए ला रहा हूँ। और आपको कैसा लगता है कोई भी क्लास, आपको जो भी क्लास आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कोई भी क्लास में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन होता है, और आपके लिए और भी कुछ करने का हम लोग में जज़्बा जागता है। तो ठीक है, आप ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बिना कुछ देर किए हुए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले मुद्दा पे, ठीक है? तो पहला मुद्दा क्या कर रहा है कि हाउ डिड द स्पेस सेक्टर फेयर इन द बजट। बजट में स्पेस सेक्टर के लिए क्या फेयर रहा, तो वो हम लोग देखते हैं। क्या है इसमें? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, बजट निजीकरण और संरचनात्मक चुनौतियां क्या क्या है, जो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है? पहले तो ये जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे जो आपका मुद्दा जो लिखा गया वो क्या है। देखिए क्या है ना कि इसरो जो है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो चलाता है, इसरो एवं संबंधित स्थान जो है, अब कोविड-19 जब हुआ था, उसके बाद की जो मंदी से बाहर निकलकर एक स्थिर लेकिन क्या है, सतर्क विस्तार चरण में प्रवेश कर चुका है। कौन-सा? हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो एवं संबंधित संस्थान के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। क्या है, थोड़ा-सा इसमें जानते हैं कि क्या-क्या हुआ है। तो देखिए क्या है, 2012-13 से अब तक अंतरिक्ष बजट जो में क्या हुआ है, जैसे 2012 और 13 जो था, उससे अब तक का जो बजट हुआ है, अंतरिक्ष बजट यानी स्पेस बजट जो है, आपका लगभग-लगभग आपका कितना है, 182% की ग्रोथ देखी गई है बजट में, ठीक है? वास्तविक तीव्र वृद्धि जो हुआ है, आपका कब से कब तक हुआ है? 2014 से 19 के बीच
हुआ है, ठीक है? कोविड काल में क्या हुआ था कि 2020-23 में खर्च को ठहराव का शिकार बन गया था, ठीक है? क्योंकि उस समय कोविड था, उस समय कुछ भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो वहाँ पे खर्च ठहराव का शिकार बन गया था। 2019-20 का लगभग आपका 13,000 आपका 17 करोड़ 13,017 करोड़ कई वर्षों तक छत बना रहा, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। अब 2026-27 का बजट में क्या बदलाव हुआ है? तो पहले तो ये देखते हैं कि इस बजट में इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कितना पैसा मिला है, पहले ये देख लेते हैं। तो 2026-27 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी जिसके तहत इसरो कार्य करता है, ठीक है? और इसरो को मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से मैं बता चुका हूँ, ठीक है? और ये आप बताइएगा कि अभी इसका अध्यक्ष कौन है? ये आप बताइएगा और इसका गठन कब हुआ था, ठीक है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी लर्नर देख रहे हैं, ठीक है? या बाद में भी जो देखेंगे, उनके लिए भी ये है, ठीक है? ये क्या-क्या है कि अभी जो मिला है 13,705 मतलब करोड़ लगभग 13,705 करोड़ का आवंटन किया गया है मिला है इस ये 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में और ये पिछले वर्ष के संशोधित कर्ज से जो आपका बजट जो आपका रिवाइज़्ड जो हुआ है आपका, उससे क्या है कि 12,400 जो 48 करोड़ था, से करीब 10% अधिक है। जो पहले संशोधित क्या किया गया था पिछले वर्ष में 12,448 करोड़ और इस वर्ष कितना मिला है 13,705 करोड़ यानी लगभग 10% अधिक मिला है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि इस राशि का किसमें उपयोग किया जाएगा? तो रॉकेट बनाने में, उपग्रह में, इंस्ट्रूमेंट निर्माण में, मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे गगनयान जो अभी होने वाला है और अन्य शोध और मिशन गतिविधियों में ये सब शामिल होगा। आपका 13,000 आपका 17 करोड़, ठीक है? तो ये आपको सॉरी 13,700 आपका कितना है? 13,705 करोड़, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अब क्या है इसमें कि जो 2026-27 का अनुमानित बजट प्री कोविड के स्तर से लगभग आपका 5.3% अधिक है। यह संकेत देता है कि लॉस्ट ईयर ऑफ पैंडेमिक समाप्त हो चुका है। लॉस्ट ईयर ऑफ पैंडेमिक समाप्त हो चुका है। यदि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये क्या करता है ना, ये कॉमर्शियल है, ठीक है? ये कॉमर्शियल काम करता है आपका ये इसरो का, ठीक है? तो अंतरिक्ष के लिए ये कॉमर्शियल काम करता है कि आंतरिक आय ये देखिए कॉमर्शियल काम करता है। इससे क्या होता है आंतरिक आय लगभग ये 1000 मतलब 1403 करोड़ रुपया जोड़ी है। इसका जब जोड़ा जाए तो कुल अंतरिक्ष इकोसिस्टम का बजट कितना हो जाएगा? इकोसिस्टम का व्यय 15,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है? महत्व इसका क्या है कि यह इसरो के लिए अब तक के सबसे बड़े परिचालन पैमाने की योजना को ये दर्शाता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या बाधाएँ हैं और उसका संरचनात्मक बाधाएँ क्या-क्या है एवं उनके समाधान देखते हैं। मेनली फ़ोकस यही है कि क्या इसमें बाधाएँ आ रहा है। हमें तो पता चल गया कि 13,705 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है, ठीक है? ओके? और इसका कहाँ-कहाँ खर्चा किया जाएगा तो रॉकेट में किया जाएगा, जो भी निर्माण होते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम में खर्चा किया जाएगा। लेकिन उसका कुछ चुनौतियाँ आ रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है? संरचनात्मक बाधाएँ एवं समाधान क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है इसरो केंद्रित विकास मॉडल। इसमें समस्या क्या है कि अधिकांश जो बजटीय सहायता सीधे इसरो को ही जाता है। निजी कंपनियाँ केवल वेंडर और सेकंड ग्रेड सप्लायर बनी हुई है। मतलब ये निजी कंपनियों को पैसा जाता ही नहीं है, ठीक है? ये केवल क्या है कि वेंडर और सेकंड ग्रेड सप्लायर बनी हुई है। निजी बौद्धिक संपदा का विकास इसके कारण नहीं हो रहा है, ठीक है? इसका समाधान क्या हो सकता है? तो इन स्पेस जो है आपका को योजना चलाने योग्य स्वतंत्र फंड की आवश्यकता आपको देना पड़ेगा, ठीक है? निजी कंपनियों को एंड टू एंड मिशन की अनुमति दीजिए और पब्लिक प्राइवेट को डेवलपमेंट मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। तो ये हमारा समाधान हो सकता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप समाधान बता सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है इसमें कि पीएलआई योजना का अभाव है। देखिए दूसरा जो संरचनात्मक आपका बाधाएँ हैं, क्या है? पीएलआई जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन लिंक्ड आपका इंसेंटिव, ठीक है? तो ये एक मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि किसको दिया जाता है, ये भी जान लीजिए। आप खुद देखिएगा पीछे वाले जो जितने भी हमारे जो द हिंदू का क्लास करते आ रहे हैं, तो उसमें मैं बताते जा रहा हूँ। अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो पीएलआई को मुझे नहीं लगता है कि पीएलआई के बारे में आपको बताना चाहिए,
ठीक है? अगर जो भी लर्नर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ, हाँ सर आप पीएलआई भी बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट आपका जो कल का क्लास लाऊँगा तो मैं वहाँ पे पीएलआई का पूरे डिटेल में आपको करवा दूँगा, ठीक है? जो भी आपको लगे कि हाँ सर ये मुझे जानने की आवश्यकता है और आपको बताने की ज़रूरत है तो आप बताइएगा, आप माँग कीजिएगा, मैं बता दूँगा, ठीक है? पीएलआई योजना का अभाव है, समस्या क्या है इसमें? कि स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स का घरेलू उत्पादन महंगा हो रहा है, ठीक है? क्या है, चीन, अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा कठिन है। समाधान क्या होगा कि स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना को आवश्यक बनाना चाहिए। एमएसएमई और डीप टेक स्टार्टअप्स को उत्पादन सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है। इम्पोर्ट जो आपका सब्स्टिट्यूशन को आपको बढ़ावा भी देने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये आप इस तरीके से समाधान हो सकता है। थर्ड क्या है हमारा संरचनात्मक बाधाएँ, तो जीएसटी व्यवस्था की विसंगति। क्या है विसंगति? इनपुट पर क्या है आपका जीएसटी 18% लगता है। देखिए इनपुट पर जीएसटी आपका 18% लगता है। अंतिम उत्पाद जीएसटी से मुक्त है, तो यहाँ क्या हो गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है? 18% हिडन टैक्स हो जाता है, यानी कैश फ्लो का संकट यहाँ पे समस्या बन रहा है, ठीक है? यानी समाधान इसका क्या होगा कि स्पेस सेक्टर को जीरो रेटेड जीएसटी यानी एक्सपोर्ट की तरह राहत इसमें देना पड़ेगा, जीरो रेटेड जीएसटी लगाना पड़ेगा और इनपुट जीएसटी को पूर्ण रिफंड आपको देने की आवश्यकता है। लिक्विडिटी और कम्पिटिटिवनेस में सुधार करने की भी आवश्यकता है, तो ये आपका समाधान हो सकता है। और फोर्थ क्या बाधाएं हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा नहीं मिलना, ठीक है? क्या है? लॉन्च पैड हो गया, ग्राउंड स्टेशन हो गया, को समान कॉमर्शियल एसेट्स माना जाता है, ठीक है? जनरल कॉमर्शियल आपका एसेट्स माना जाता है और 10 से 12% ब्याज दर पर इनको ऋण मिलता है और लंबी गेस्टेशन पीरियड के बाद के कारण परियोजनाएं क्या हो जाता है व्यवहार हो जाता है, ठीक है? मतलब व्यवहार में नहीं आ पाता है, ठीक है? समाधान क्या हो जाता है? इसका समाधान क्या बता सकते हैं? स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया जाए, ठीक है? स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित करने की आवश्यकता है और सस्ता दीर्घकालिक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी आप इसको प्रदान करवाना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 2 से 3% की कमी भी लाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये आप बता सकते हैं। और पांचवा क्या है आपका समस्या? डेथ वैली समस्या है। आर&डी और रेवेन्यू गैप बहुत ज्यादा है। समस्या क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पहले व्यावसायिक राजस्व के बीच क्या है आपका 5 से 7 वर्ष में कोई टैक्स राहत नहीं है और डीप टेक इनोवेशन हतोत्साहित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो गए हैं, ठीक है? समाधान क्या होगा कि 5 वर्ष तक टैक्स हॉलीडे रखा जाए, आर&डी में टैक्स क्रेडिट मिला जाए, ठीक है? ग्रांट बेस्ड फंडिंग फॉर हाई रिस्क रिसर्च पे आपका ग्रांट मिलना चाहिए, मतलब अनुदान आधारित फंडिंग होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप इसमें समाधान करने की जरूरत है। 6 क्या हुआ आपका कि संरचनात्मक बाधाएं इन स्पेस की सीमित भूमिका है, मतलब अभी तक सीमित भूमिका है, मतलब इन स्पेस को केवल नियामक और प्रशासनिक भूमिका निभाने में उपयोग किया जा रहा है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। और समाधान क्या होगा कि इन स्पेस को कम से कम आपका 1000 करोड़ रुपया से अधिक का प्रमोशन फंड देने की आवश्यकता है, डिमांड क्रिएशन करने की आवश्यकता है, सैटेलाइट बस हो गया, पेलोड्स हो गया, स्टार्टर इनक्यूबेशन और प्रोक्यूरमेंट सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है? और सातवां क्या हो सकता है आपका संरचनात्मक बाधाएं कि महंगी पूंजी ढांचा है, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। समस्या क्या है कि वेंचर कैपिटल। देखिए वेंचर कैपिटल क्या होता है ना कि ये एक तरह से कोई कंपनी है तो उसको ये पैसा दिया, ठीक है? अगर ये पैसा दिया तो उसमें क्या होगा कि ये इन्वेस्ट अगर करेगा तो उसके बदले ये क्या लेगा आपका इक्विटी लेगा। इक्विटी में होता है शेयर लेना, ठीक है? तो ये शेयर लेता है, ठीक है? तो वेंचर कैपिटल सीमित है इसमें और वेंचर कैपिटल फंड के लिए केवल इक्विटी देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की कमी है। इसका समाधान क्या हो सकता है कि ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल जैसे ग्रांट हो, इक्विटी हो, डेब्ट हो, ये सब करने की जरूरत है और सॉवरन गारंटी बैक लोन भी देने की आवश्यकता है। स्पेसिफिक डेवलपमेंट बैंक विंडो आपको खोलने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगले मुद्दा पे चलते हैं हम लोग। ओके, अगले मुद्दे पे चलते हैं। क्या है अगला मुद्दा? क्या कर रहा है हमारा
कि व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड कैपिटल स्पेंडिंग फॉर द डिफेंस सेक्टर। देखिए आप, हम लोग एक तरह से बजट का ही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्पेस का एनालिसिस किए कि कितना बजट मिला, उसके लिए क्या संरचनात्मक बाधाएं हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है आपका वो स्पेस सेक्टर से था, यानी स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था। और ये देखिए डिफेंस, ये भी जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही कहीं ना कहीं ये है, और आपका जी स्पेस पर आपका थर्ड से ये रिलेटेड है और सेकंड से भी रिलेटेड है। तो हम लोग कहीं ना कहीं, आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप बजट जो 2 घंटे या आपका 1 आवर 45 मिनट्स का करवाए थे उसमें पूरा हो गया है। नहीं, पूरा नहीं हो पाता है। वैसे अब धीरे धीरे जो है आपको मैं इसी तरीके से, आप जब मेरे साथ पढ़ते जाइएगा तो आपको पूरी कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। और आपको आएगा, ठीक है। बजट पे अभी चर्चा और भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चर्चा होगी, ठीक है। अभी पारित नहीं हुआ है, ठीक है, पेश हुआ है, उसको चर्चा होने में टाइम लगता है, सॉरी पारित होने में। ओके, क्या है, कह रहा है कि व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज कैपिटल स्पेंडिंग फॉर द डिफेंस सेक्टर। क्यों सरकार द्वारा, क्यों कैपिटल स्पेंडिंग मतलब जो आपका पूंजीगत व्यय क्यों बढ़ाया गया, वो भी डिफेंस सेक्टर में, उसका कारण हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले है कि क्या है, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 रक्षा बजट जो है गन्स वर्सेस क्या है आपका वाटर से आधुनिकीकरण की ओर चल गया है, जो अभी तक गन वर्सेस वाटर की ओर क्या था। क्या है ये, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें पृष्ठभूमि क्या है। पुरानी दुविधा से बदलाव, लंबे समय तक भारत का रक्षा बजट जो था गन वर्सेस बटर की दुविधा में फंसा रहा। क्या क्या है, एक और क्या था कि मानव संसाधन जैसे वेतन पेंशन देना, दूसरी ओर क्या था आधुनिकीकरण और तकनीकी निवेश। अब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 का बजट संकेत देता है कि सरकार अब स्पष्ट रूप से दिशा अपनी बदल रही है, यानी आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है, ठीक है। रक्षा बजट के प्रमुख आंकड़े क्या है आपका, फाइनेंशियल ईयर 2027 बजट एस्टिमेट क्या है, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, कुल रक्षा बजट जो है अभी जो दिया गया है 7,84,678 करोड़ रुपया अब तक का सर्वाधिक बजट दिया गया है डिफेंस पर। केंद्रीय व्यय में हिस्सा कितना होगा आपका, जो एस्टिमेट लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर में वो 14.7%। और फाइनेंशियल ईयर जो 2026 का रिवाइज्ड जो संशोधित आपका एस्टिमेट है वो कितना है, 14 पॉइंट आपका 8%। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में लगभग आपका 13.2% दिया गया था, जो कमजोर बस माना जाता है, ठीक है। और महत्व क्या है इसका, यदि रक्षा व्यय को लगातार 14 से 15% पर बनाए रखे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को राजकोषीय जो शक्ति है से बचाया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। अब क्या है कि पूंजीगत व्यय जो आखिर जो कैपिटल outlay असली बदलाव क्या हुआ है। देखिए पूंजीगत में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जो आपका कैपेक्स में क्या है, जो बजट एस्टिमेट लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2027 में 2,19,306 करोड़ का, और जो कहीं ना कहीं जो वृद्धि हुई है, ठीक है। और ये क्या है आपका कि मतलब पहले जो संशोधित बजट जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में बजट एस्टिमेट क्या था 1,80,000 करोड़, ठीक है। लगभग आपका 40,000 करोड़ों की वार्षिक वृद्धि इसमें देखी गई है, ठीक है। और कुल बजट में कैपेक्स का हिस्सा जो होगा आपका फाइनेंशियल ईयर जो 2020 था एक्चुअल में 24.5% था, और 23 में आपका 24.9% था, और जो 27 में जो हो गया आपका 27.9% हो गया, ठीक है। तो ये एस्टिमेट है, अनुमानित है। और यही क्या दर्शा रहा है आपका, दर्शा क्या रहता है कि बजट का बड़ा हिस्सा जो है अब हथियार बनाने में, विमान में, युद्ध पोत में, ठीक है, और तकनीकी प्लेटफॉर्म पर खर्चा होगा, ना कि केवल वेतन और पेंशन पे। जो पहले क्या था, गन्स वर्सेस बटर का आपका मॉडल था, जो अब क्या है मॉडर्नाइजेशन की ओर ये बदलाव देखा जा रहा है, ओके। अब कैपेक्स के वृद्धि के पीछे का 3 प्रमुख कारण बताया गया है। राइटर ने क्या बताया है कि पहला जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वास्तविकताएं क्या है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद 4 दिवसीय तीव्र हवाई संघर्ष हुआ, उजागर हुई कमी। क्या क्या उजागर हुई इससे, कि प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन जो है आपका, लॉटरिंग म्यूनिशन जो है, अब क्या है कि इसमें चीन प्लस पाकिस्तान
की 2 फ्रंट चुनौती हमारे पास है, ठीक है? तो यानी चीन और पाकिस्तान दोनों का आपका चुनौतियाँ हैं। कैपेक्स का ये उद्देश्य क्या होगा कि भविष्य की तैयारी किया जाए, वार वेस्टेज जो है आपका रिजर्व की भरपाई की जाए, तो ये हमारा क्या है उद्देश्य है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है? दूसरा क्या बताया गया हमारा के कारण इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का स्थानीयकरण, ठीक है? गलवान के बाद जो है आपका इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की अस्थायी व्यवस्था थी, ठीक है? अब क्या है कि एंटी ड्रोन सिस्टम आ गए हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तेजी से शामिल किए गए हैं, ठीक है? और संकेत ये बताता है कि फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन सकता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और आपका थर्ड क्यों है, थर्ड कारण क्या है बढ़ाने के पीछे, तो कमिटेड लाइबिलिटीज का दबाव तोड़ने की कोशिश किया गया है। पुराने सौदे की किस्तें जैसे S-400 रफाल हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, इससे नए अनुबंध के लिए पैसा नहीं बचता था। अब कैपेक्स में वृद्धि कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, अमका हो गया आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया, प्रोजेक्ट आपका 75I जो सबमरीन के लिए बनाया गया है, और जैसे नए बड़े सौदे के लिए फ्री कैपिटल उपलब्ध हो सकेंगे, ठीक है? राजस्व व्यय में गिरावट का सकारात्मक संकेत किया जाता है। जैसे राजस्व व्यय में आपका राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिरावट आया है, तो ये हमारे लिए सकारात्मक संकेत होता है। देखिए पेंशन का हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2020 में 26% था, जो अब फाइनेंशियल ईयर 2027 में आपका 21.8% रह गया। तो कहीं न कहीं आपका लगभग आपका 4% की आपका कमी आया, 4% से भी अधिक का कमी आया है। वेतन का हिस्सा जो है 4.2% की कमी आया, ठीक है? और वेतन का हिस्सा जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 30% था, वो लगभग अभी आपका 22.54% आ गया, यानी 7 पॉइंट आपका 6% की कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा ये कमी है, जिसके पीछे कारण क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो अग्निपक्ति योजना आया है, जिसमें 4 साल या 3 साल का जो नौकरियां दिया जाएगा और इनको आपका है, तो वो कहीं न कहीं वेतन आपका या पेंशन जो भी आ रहा है, उनमें क्या है, कहीं न कहीं कमियाँ कर रहा है। राजस्व व्यय को सीमित करने की नीति है अग्निपथ योजना, और यह संतुलन आधुनिकीकरण के लिए जगह बनाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जब आलोचना जब किया जाता है, तो उसके एवज में आप पक्ष में आप ये लिख सकते हैं कि ये अग्निपथ योजना क्या है, कि मतलब कहीं न कहीं आपका राजस्व व्यय को कहीं न कहीं कम कर रहा है, जिससे क्या होगा कि स्पेस में हम लोग या डिफेंस में हम लोग जो भी है, डिफेंस में हम लोग अधिक से अधिक अपना हथियार बनाएँगे और डिफेंस पर हम लोग अच्छे से खर्च कर पाएँगे, जिससे हमारा क्या होगा, कैपिटल बन सकता है, ठीक है? अब आत्मनिर्भर भारत और घरेलू उद्योग पर क्या है, 75% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है। बाई इंडियन आईडीडीएम का मार्ग को प्राथमिकता दिया गया है। चुनौती इसमें क्या है, क्या डीपीएसयूज और निजी कंपनियां समय पर गुणवत्ता के साथ डिलीवरी कर पाएंगे, तो ये हमारा चुनौतियां हैं, क्योंकि वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों में डिलीवरी टाइमलाइन लचीली नहीं हो सकती है, यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए जो मेनली रीजन है, ये तो राइटर के द्वारा दिया गया है कि इसके कारण ये बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोग ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो आपका रीजन जो बताया जाएगा क्या होगा, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जब आप लिखिएगा ना कहीं पे भी आप मेंस में आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्या है कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है, ये मेरे तरफ से दिया गया है आपको कि पहला जो है बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, जियो पॉलिटिकल टेंशन। क्या है, चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पर तनाव अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान की पारंपरिक और असमित चुनौतियां, ठीक है? असम चुनौतियां और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन का बदलना, ठीक है? परिणाम क्या हो रहा है इसका, सेना के आधुनिकीकरण का की तत्काल आवश्यकता है, जो हमारा देश कर भी रहा है, ठीक है? जो आपको बताया गया कि अब क्या है, आधुनिकीकरण की ओर है, जो गन वर्सेस बटर की से क्या आधुनिकीकरण की ओर बढ़ गया, ठीक है? तो ये आवश्यकता है। दूसरा कारण क्या है कि सशस्त्र बलों के तत्कालिक जो सैन्य आवश्यकताएं क्या है कि हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म का पुराना होना। पहले का जो हथियार है वो पुराना हो चुका है और मंच भी है जो पुराना हो गया है।
जैसे लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है हमारे पास। यही पूंजीगत व्यय से क्या होगा कि नई पीढ़ी के जो न्यू जनरेशन के आपका हथियार बनेंगे, ठीक है, और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर बनाया जाएगा। साइबर और स्पेस क्षमताओं में क्या किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा कारण, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु रक्षा आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, उसको विदेशी हथियारों पर रणनीतिक का जोखिम बना जाता है। बजट का उद्देश्य है कि स्वदेशी रक्षा निर्माण हो, यानी मेक इन इंडिया डिफेंस हो। डीपीएसयूज, निजी कंपनियों और एमएसएमई को प्रोत्साहन मिले, जिससे क्या होगा कि रक्षा निर्यात हमारा बढ़ेगा, ठीक है। आपका चौथा क्या है इसमें, घरेलू रक्षा उद्योग को स्थायित्व देना। पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा अब घरेलू खरीद यानी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए आरक्षित किया गया है, और लॉन्ग टर्म एश्योर्ड ऑर्डर से क्या होगा, निजी निवेश आकर्षित होंगे। तकनीकी नवाचार आपका को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसका प्रभाव क्या रहेगा कि रोजगार भी आपका क्रिएट करेगा, यानी जॉब क्रिएट करेगा, रोजगार सृजन करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का इससे क्या होगा, विकास होगा, ओके। और पांचवा क्या है कि भविष्य के युद्धों की प्रकृति में बदलाव आ रहा है। आधुनिक युद्ध अब हो रहा है, केवल पारंपरिक नहीं है, बल्कि हाइब्रिड, साइबर और स्पेस और ड्रोन आधारित युद्ध हो रहा है। इसलिए निवेश क्या है कि एआई आधारित हथियार बनाए जाएंगे, ऑटोनोमस सिस्टम बनाया जाएगा, स्पेस बेस्ड सर्विलांस किया जाएगा। तो इस के लिए आपका जो है बजट बढ़ाया गया, ठीक है। रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता आती है, युद्ध काल में आयात बाधित होने का खतरा है। इसलिए स्वदेशी उत्पादन से हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता होएगा, और विदेशी नीति में स्वतंत्र निर्णय क्षमता ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आपका पूरे तरीके से आपको मैं करवा चुका हूं, मतलब जो आपका। और एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय बढ़ाना केवल सैन्य खर्च नहीं होता, बल्कि क्या है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक विकास और रणनीतिक स्वायत्तता को संयुक्त निवेश है, ठीक है। यह भारत को एक आयात निर्भर उपभोक्ता से रक्षा निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में ले जाता है। तो ये आप निष्कर्ष में कहीं भी डिकोड कर सकते हैं। देखिए आपके लिए 2 मेंस का क्वेश्चंस लगाए गए हैं, और प्लीज मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूं, आप लोग लिखते क्यों नहीं है। आप अगर लिखिएगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या जेपीएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग, मुश्किल से आप लोग को 15 मिनट समय लगेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो लिखने में 15 मिनट लगेगा। बीपीएससी वाले 15 मिनट लगेगा भाई, आप लोग लिखिए। आज आप लोग को लगता होगा कि सर क्या मतलब लिखने में आपको ये आ रहा है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि प्री प्री प्री, अरे भैया ये लिख तो लो, 15 मिनट तो आप ऐसे भी दे देते होंगे रील्स वील्स पे देखने पे, तो आप लिख के सबमिट किया कीजिए। और वेब्स अकेडमी 24 पे, ठीक है। और वहां पे है, आप जाके लिंक देखिएगा, वहां पे लिंक और भी दिया गया है जिसमें से चैट। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप जैसे ही जुड़ोगे, आपका जो है मतलब नाम तो हमारे पास आ जाता है, मैं आपको उसका लिंक आपको दे दूंगा जो आपका चैट वाला में है। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान कीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में पूंजीगत जो व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि भारत की रक्षा नीति में किस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों और आत्मनिर्भर भारत पहल के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ये 250 शब्द में आपको लिखना है। और दूसरा क्या है कि भारत का रक्षा बजट लंबे समय से गन वर्सेस आपका वाटर की दुविधा से ग्रस्त रहा। और क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के रक्षा बजट के आलोक में इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये भी आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। हमारे वेब्स अकेडमी 24 जो चैनल है टेलीग्राम, उस पर आप जाके क्या है, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ, VEPSACADEMY 24 आप डालिएगा टेलीग्राम पे अपने, और ये आ जाएगा। और ऐसे भी मैं आपका लिंक शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहां से भी आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप अपने टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा एमसीक्यू लगा हुआ है भी भाई, हम लोग का जो चलन है जो ये करना है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कुल रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ है, ठीक है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय कुल रक्षा बजट का लगभग 28% है।
क्या ये देखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पेंशन व्यय का हिस्सा कुल रक्षा बजट में 30% से अधिक है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्षा बजट के संदर्भ में कमिटेड लायबिलिटीज का तात्पर्य क्या होता है। तो ये क्या होता है कि पिछले वर्ष केवल भविष्य की संभावित रक्षा खरीद नहीं, पिछले वर्षों में हस्तांतरित रक्षा अनुबंध के लिए आगामी उत्पादन, ये आपका क्या है, युद्धकालीन आपात खरीद होता है, ठीक है। युद्धकालीन आपात खरीद यानी कमिटेड लायबिलिटीज का तात्पर्य ही होता है युद्धकालीन जो आपात खरीद होता है उसका, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े हथियार भरपाई, ठीक है, ये भी सही है। आपका रक्षा पेंशन में अत्यधिक वृद्धि, ये नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया का स्थानीकरण हुआ, 2 फ्रंट चुनौतियां आ गया, चीन और पाकिस्तान है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला हमारा क्या कह रहा है आपका मुद्दा, देयर इज नो केस फॉर स्क्रैम्पिंग एमपी लैड्स फंड्स। देखिए, एमपी लैड्स के बारे में, एमपी लैड्स फंड्स के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा विवाद हम लोग जान लेते हैं, हालिया न्यूज क्या है, ये क्यों विवाद में आया, न्यूज में आया। तो देखिए क्या हुआ कि आरोप है बीजेपी द्वारा राजस्थान के 3 कांग्रेस सांसदों पर आरोप लगाया गया, जो ब्रिजेंद्र सिंह ओला है झुंझुनू से, ठीक है, 25 लाख रुपया का, राहुल कासवान चुरू 50 लाख का, संजमान जाटव जो भरतपुर के हैं 45 लाख। आरोप है इन पर क्या कि मतलब क्या है, आरोप है कि एमपी लैड्स जो धन का उपयोग हरियाणा के कैथिल जिले में, जबकि वो राजस्थान से निर्वाचित सांसद है, इसे क्या है, योजना के मूल उद्देश्य के विरुद्ध बताया गया, राज्यों के बीच सार्वजनिक धन के अनुचित उपयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया। राजनीतिक आरोप, कैथल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला का विधानसभा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे इनको आरोप लगा, लेकिन ये कांग्रेस पक्ष और नियमों की स्थिति क्या है, ये हम लोग देखते हैं। एमपी लैड्स जो गाइडलाइंस जारी 2023 में जारी किया गया था कि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के या राज्य के बाहर 50 लाख रुपया प्रति वर्ष तक कार्यों की सिफारिश कर सकता है, ये ऐसा 2023 का गाइडलाइंस जारी किया गया था। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यह सीमा 1 करोड़ से भी, सीमा बढ़कर 1 करोड़ तक भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस का दावा है क्या कि सभी आवंटन नियमों के दायरे में हुआ, यह कोई नियम का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो ये जब 2023 का जो गाइडलाइंस जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो ये उसके अनुसार तो ये सही ही है, ठीक है। बाकी वो जाने या सुप्रीम कोर्ट जाने, जो जहां जाएगा, ठीक है। हम लोग जैसे न्यूज आएगा मैं हम लोग वैसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्या है एमपी लैड्स, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। एमपी लैड्स मींस क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1993 में, 1993 में यानी 1993 में। इस किस प्रकार का है स्कीम, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर। उद्देश्य क्या है, सांसदों को अपने क्षेत्र में अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियां जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, जल हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं के निर्माण हेतु सिफारिश का अधिकार होता है। प्रति सांसद वार्षिक आवंटन 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रति सांसद वार्षिक आवंटन कितना किया जाता है, तो 5 करोड़। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है कि एमपी लैड्स फंड्स के उपयोग को लेकर राजनीतिक विवाद जो अभी हम लोग देखें, जिसके बाद ये योजना को समाप्त करने की मांग फिर से उठ गई है, पहले भी उठा था फिर से उठ गया है, ठीक है। अब एमपी लेड्स की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी देखिए। पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा होता है। वार्षिक आवंटन जो प्रति सांसद 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्रियान्वयन जो करता है कौन, आपका जिला कलेक्टर या जिला प्राधिकरण द्वारा होता है। भूमिका, सांसद केवल सिफारिश करते हैं, कार्यपालिका कार्यान्वयन और निगरानी करता है, ठीक है। तो ये जिला कलेक्टर और जिला प्राधिकरण जो होता है ना, उन्हीं के द्वारा ये क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन नाम किसके होते हैं, किसके नाम से आते हैं, आपको सांसद के नाम से आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ खर्च किया जा सकता है इसको, समानता जो है सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में करते हैं, लेकिन एमपी लैड्स गाइडलाइन 2023 के अनुसार सांसद अपने क्षेत्र और राज्य के बाहर 50 लाख प्रति वर्ष तक कार्यों की सिफारिश
कर सकता है, यही आरोप था, जो 50 लाख तक मतलब कर सकता है। गंभीर प्रकृति आपदा में यह सीमा 1 करोड़ तक हो सकती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके। और संवैधानिक स्थिति क्या है, तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट 2010 में क्या कहा था कि एमपी लेड्स को संवैधानिक रूप से वैध माना है, ठीक है, क्योंकि सांसद कार्यपालिका नहीं बनते, ठीक है, केवल अनुशंसा करते हैं, कार्यपालिका नहीं बनते। अगर कार्यपालिका बनते हैं तो इनको ये नहीं दिया जाता। कार्यपालिका कौन रहता है यहाँ का, जो जैसे कलेक्टर हो गया, जिला कलेक्टर हो गया या जिला प्राधिकरण द्वारा ये किया जाता है। एमपी लेड्स को समाप्त करने का ठोस कारण क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं क्यों मांग होता है, इसका क्या कारण होता है। तो पहला जो है, फंड उपयोग का ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या है, सकारात्मक है। मतलब एमपी लेड्स को समाप्त न करने का ठोस कारण क्या है, जो मांग होता है उसका कारण क्या है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो फंड उपयोग का ऐतिहासिक रिकॉर्ड सकारात्मक दिखाई देता है। देखिए 17वीं लोकसभा में 75.23% फंड व्यय किया गया, 16वीं लोकसभा में केवल 8.7% अप्रयुक्त हुआ, मतलब जो बिना उपयोग किया गया, मतलब समझ लीजिए कि आपका 92% तक या 91% तक किया गया। 15वीं लोकसभा में 3.47 ही अप्रयुक्त हुए, 14वीं लोकसभा में मात्र 0.99% अप्रयुक्त हुए। यह दर्शाता है कि एमपी लेड धन का दुरुपयोग प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण बनता है, पहला कारण। और दूसरा क्या बनता है आपका, क्यों ना समाप्त किया जाए, इसका कारण कि कोविड-19 अपवाद था, नियम नहीं, ठीक है। आपका 17वीं लोकसभा में अपूर्णता का मुख्य कारण जो आपका कोविड-19 महामारी था, इसे सामान्य प्रशासनिक विफलता नहीं माना जा सकता है, ठीक है। और स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। जैसे आपका सांसद जो हो गया, आपका क्षेत्र की जमीनी जरूरतों से परिचित होते हैं। और एमपी लैड्स लघु लेकिन छोटा है, लेकिन प्रभावी विकास परियोजनाओं को संभव बनाता है और त्वरित समाधान भी करता है, जैसे सड़क, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आदि तुरंत इसका समाधान करता है। चौथा क्या है कि पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाता है। लाइव एमपी लैड डैशबोर्ड बना गया है, जियो टैगेड इमेज आपका नागरिकों द्वारा निगरानी संभव हो जाता है, ठीक है। अच्छे उदाहरण क्या है, इकरा चौधरी जो है आपका पूर्ण पारदर्शिता, संत बलवीर सिंह सिचेवाला जल संकट समाधान किए थे। तो ये कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है, इसका अच्छे उदाहरण है। और संवैधानिक और न्यायिक समर्थन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट 2010 में एमपी लैड्स को संवैधानिक रूप से वैध माना था। और सांसद जो है केवल सिफारिश करते हैं, क्रियान्वयन तो कार्यपालिका के द्वारा होता है। तो ये पांचवा कारण बनता है। अब इसका सुधार क्या हो सकता है, तो एमपीज के लिए, जो सांसदों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की जरूरत है, उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे किस तरीके से होगा, बेहतर योजना चलाइए, टेक्निकल कंसल्टेंट और निगरानी कीजिए, सोशल ऑडिट के द्वारा, थर्ड पार्टी एवेल्यूशन के द्वारा, ठीक है। डिजिटल ट्रैकिंग किया जाए, रियल टाइम डैशबोर्ड बनाइए आपको, ठीक है। तो इससे आप इनके सुधार कर सकते हैं। अब एमपी लेड्स की जो तथ्यात्मक विश्लेषण थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए 18वीं लोकसभा वर्तमान में जो कुल आवंटन 5 लाख आपका 5,486 करोड़ किया गया है, लेकिन अब तक जो व्यय हुआ है एक 1453 करोड़ हुआ, ठीक है। कई परियोजनाएं प्रगति पे आपका क्या है कि आपका है, ठीक है। 17वीं लोकसभा में जो हो गया आपका, क्या हो गया कि आपका 17वीं लोकसभा में आपके कितने गए हैं, ठीक है, ये चीज। और क्या है कि मतलब यहाँ पे 17वीं लोकसभा में देखिए आपका क्या है कि 2019 और 24 से ये आपका आवंटन 4,837 करोड़ रुपए किया गया था। व्यय जो है आपका 3,639 करोड़ रुपया किया गया, ठीक है, यानी 75% किया गया। अनुशंसातिक कार्य जो है आपका 96,211 था, और पूर्ण कार्य जो किया गया 41,143। ओके, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। एमपी लैड्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, एमपी लैड्स एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो ये हमारा सही है। एमपी लैड्स के अंतर्गत प्रति सांसद वार्षिक में 5 करोड़ मत, ये भी सही है। एमपी लैड्स के अंतर्गत परियोजना का क्रियान्वयन सीधे संसद द्वारा किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एमपी लैड्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपका स्थानीय स्तर पर अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि एमपी लैट्स गाइडलाइन 2023 के अनुसार एक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र राज्य के बाहर अधिकतम कितनी राशि की सिफारिश कर सकते हैं, तो आपका 5 लाख। अगर अपवाद में है, जैसे मान लिया जाए कि आपदा आ गया, तो उस समय 1 करोड़ तक सीमित जा सकता है। ठीक है, और अगला प्रश्न और भी है यहाँ पे लगाया गया है, ताकि आपको पूरी तरह से एमपी लैट्स के बारे में जो भी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाए तो आपको बेहतरीन आपको कर पाए। गंभीर प्राकृतिक आपदा देखिए आ गया, उसमें कितना है, 1 करोड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी है। एमपी लैट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा है, एमपी लैट्स के अंतर्गत केवल आपका क्या है कि एमपी लैट्स में सांसद केवल सिफारिश करते हैं, कार्यान्वयन आपका कार्यपालिका द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए क्या है कि क्वेश्चंस लगाए गए हैं। एमपी लैट्स योजना के उद्देश्य, कार्य प्रणाली और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हालिया विवादों के आलोक में इस योजना को समाप्त करने की मांग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 250 शब्दों में। और दूसरा क्वेश्चन है कि एमपी लैट्स योजना विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे प्रभावित करता है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये भी 250 शब्दों में। अब वेब्स एकेडमी 24 पे आप जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। और प्लीज आप लोग नए लर्नर जो भी हैं, आप लोग जरूर आप आंसर राइटिंग कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप अपने बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला मुद्दा जो कह रहा है हमारा, देखिए अगला मुद्दा कह रहा है इंडिया नेक्स्ट इंडस्ट्रियल शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ओवर मॉलिक्यूल। क्या है कि पिछले 1 शताब्दी से वैश्विक उद्योग जो है मॉलिक्यूल्स यानी कोयला, तेल, गैस पर आधारित था। अब है विश्व तेजी से इलेक्ट्रॉन्स यानी बिजली आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़ रहा है, जहां स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय बिजली औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का आधार बन रही है। तो यानी कहां से कहां जा रहा है हमारा, अब जो वैश्विक उद्योग कोयला, गैस से सीधे बिजली पे आ रहा है। ठीक है, इस संक्रमण के बीच में चीन निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि भारत पीछे है। यही कहा गया है हमारे आपका राइटर साहब कह रहे हैं। और इसका देखते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉन्स बना मॉलिक्यूल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दक्षता, इलेक्ट्रिक मोटर 90% से अधिक ऊर्जा दक्षता है। आंतरिक दहन इंजन 35% से कम है, कम ऊर्जा में अधिक उत्पादन हो सकता है। दूसरा क्या है, डिकार्बोनाइजेशन, बिजली को हरित बनाया जा सकता है, मतलब रिन्यूएबल बनाया जा सकता है। मॉलिक्यूल आधारित इंजन में उत्सर्जन अपरिहार्य है, तो ये आप याद रखिएगा। और थर्ड क्या है हमारा यहाँ पे कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, कम कार्बन उत्पाद होगा, बेहतर निर्यात का अवसर बनेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन का आपका कार्बन आपका जो जो एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है, कार्बन बजट आपका एडजस्टमेंट एक्ट जो है, मैनेजमेंट जो आपका टैक्स है, जैसे नियामक कार्बन गहन उत्पाद को दंडित करेगा, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। देखिए चीन का रणनीति क्या है, चीन का रणनीति जो है ग्रिड फर्स्ट इंडस्ट्री लेटर, पहले ये क्या कर रहा है, ग्रिड बना रहा है, यानी बिजली का मतलब उत्पादन के लिए ये समाधान कर रहा है, उसके बाद ही ये इंडस्ट्री पे जोड़ देगा। इसका पहले है कि ग्रिड बनाया जाए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री उद्योग पे काम किया जाए। 2024 में लगभग 50% औद्योगिक ऊर्जा यानी बिजली का निर्माण किया, भारत केवल 25%। ठीक है, ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है, चीन 12% और भारत अभी 7 से 8% है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन, ग्रिड स्टोरेज, डिजिटल ग्रिड में भारी निवेश कर रहा है। प्रमुख क्षेत्रीय उदाहरण क्या हो गया, जैसे स्टील हो गया, इलेक्ट्रिक आपका आर्क फर्नेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब पर क्या किया जा रहा है कि उदाहरण है। और चीन जो है आपका, चीन 2010 से मतलब 44 मीट्रिक टन मतलब था, 2024 में 106 मीट्रिक टन की संभावना ये बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत क्या है आपका लगभग 30% संभावना अधिक है। ठीक है, सीमेंट में आपका ग्राइंडिंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग का विद्युतीकरण किया जा रहा है, और वेस्ट हीट रिकवरी जो है आपका CCUS पायलट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। भारत की स्थिति और बाधाएं क्या है, तो देखिए क्या है, मतलब ऑन साइट कोयला, डीजल पर ऐतिहासिक निर्भरता है भारत का। ठीक है, दूसरा क्या है कि बिजली की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता की समस्या है भारत में। नीति का फोकस
उत्पादन जो होता है जनरेशन पर नहीं, बल्कि ना कि मतलब क्या है, नीति का फोकस उत्पादन पर ना कि औद्योगिक विद्युतीकरण पर है। तो ये हमारा थर्ड आपका भारत की स्थिति और बाधाएं हैं। और भारत के लिए रोड मैप क्या बना जा सकता है, तो स्टील में स्क्रैप मार्केट सुधार किया जाना चाहिए, रिन्यूएबल लिंक्ड ईएफ इंसेंटिव चलाना चाहिए, आपका सीबीएम संगत उत्पादन हो, ठीक है। और सीमेंट में क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रीफाइड किल्न्स होना चाहिए, लार्ज स्केल डब्ल्यूएचआर होना चाहिए, सीसीयू हब बनना चाहिए, पायलट नहीं हब्स बनना चाहिए, ठीक है। एमएसएमई के लिए इलेक्ट्रिक बॉयलर्स होना चाहिए, इंडक्शन फाइनेंस हेतु सस्ती फाइनेंसिंग हो, रिन्यूएबल पब्लिक आपका पीपीए का पुल्ड मॉडल हो, तकनीकी सहायता होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, स्मार्ट कंट्रोल्स होना चाहिए, डिमांड रिस्पॉन्स होना चाहिए, ऑडिटेबल कॉर्बन डाटा होना चाहिए। तो ये हमारा रोड मैप बन सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि जलवायु से आगे क्यों महत्वपूर्ण है, प्रतिस्पर्धात्मक लो कार्बन सप्लाई चेन के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ठीक है। प्रतिस्पर्धात्मक में मतलब क्या है, पहला जलवायु से आगे क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्या है कि प्रतिस्पर्धात्मक जो होता है मतलब लो कार्बन सप्लाई चेन होना चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आयात पर निर्भरता कम होगा, और रणनीतिक संप्रभुता के लिए उद्योग का स्थान ईंधन नहीं कौशल तय करना चाहिए, तय करेगा, ठीक है। अब भारत के लिए जो है ना आपका यहाँ पे क्वेश्चंस लगाया गया है, जिसको मैं आंसर रूपी आपको बता दे रहा हूँ। फिर से मैं आपको अच्छे तरीके से जो आपका उस समय बताया था, जो कि किस तरीके से लिखना है कल का, आज मैं आपका क्वेश्चंस लिखा हूँ सामने, और मैं आपको इस तरीके से लिखने का पूरे तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस लिख के बताया हूँ, ठीक है। तो ये आप इसी तरीके से मेंस का अनसर्टेनिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर लिखिएगा, और आपको क्वेश्चन दिया जाता है और दिया जाएगा, आगे से मैं ये इस तरीके से मैं नहीं बतलाऊंगा। ये आपका एक तरह से आंसर राइटिंग का सेशन भी हो चुका, ठीक है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स बनाम मॉलिक्यूल्स ऊर्जा संक्रमण का विश्लेषण कीजिए, चीन के अनुभव से भारत क्या सबक ले सकता है। तो ये आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी नए लर्नर है या पुराने लर्नर है, तो प्लीज आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा, जीएस पेपर 3 के लिए है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि पिछले एक शताब्दी से औद्योगिक विकास का आधार मॉलिक्यूल यानी कोयला तेल गैस रहे हैं, किंतु वर्तमान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स यानी बिजली आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव केवल जलवायु परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक दक्षता, निर्यात प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद मेन बॉडी जो आएगा आपका, जैसे मतलब मेन बॉडी जो मुख्य आपका जो संरचना में आएगा, क्या लिखना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है का प्रमुख लाभ इसकी ऊर्जा दक्षता है। जहां इलेक्ट्रिक मोटर 90% से अधिक दक्ष होती है, वहीं आंतरिक दहन इंजन 35% से कम करती है। साथ ही बिजली को नवीकरणीय स्रोतों से जोड़कर उद्योगों को कम कार्बन बनाया जा सकता है, ठीक है। और यही कारण है कि चीन ने रणनीतिक रूप से उद्योगों के लिए बिजली आधारित ढांचा विकसित किया है। 2024 में चीन की लगभग 50% औद्योगिक ऊर्जा बिजली से आई, जबकि भारत में यह आंकड़ा लगभग 25% है। इसके अलावा चीन में ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी भी भारत से कहीं अधिक है। तो इतना बताइएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट आपका पैराग्राफ करके कि भारत की चुनौतियां ऐतिहासिक रूप से ऑन साइट कोयला, डीजल पर निर्भरता है, बिजली की असमान गुणवत्ता और नीतियों का उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण रहा है। परिणाम स्वरूप क्या है कि भारतीय उद्योग अभी भी मॉलिक्यूल प्रधान बने हुए हैं, जिससे वो यूरोपियन यूनियन के सीबीएम जैसे नियमों के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। चीन के, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, चीन के अनुभव से भारत को यह सीख लेनी चाहिए कि ग्रिड, देखिए यहाँ पे आप सीख दीजिएगा कि क्या चीन से सीख लेना है, सीख लेनी चाहिए कि ग्रिड विस्तार के साथ साथ औद्योगिक विद्युतीकरण भी अनिवार्य है। स्टील में ईएफ का विस्तार हो, सीमेंट में वेस्ट हीट रिकवरी हो, और सीसीयूज का मतलब रिकवरी हो। एमएसएमई के लिए इलेक्ट्रिक तकनीक हेतु सस्ती वित्तीय सहायता और डिजिटलाइजेशन इस दिशा में आवश्यक कदम है। तो ये आप बॉडी लिख दिए, निष्कर्ष भी आप लिख दीजिए, कंक्लूजन। अगली औद्योगिक दौड़ ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित होगी। भारत को केवल नवीकरणीय क्षमता बढ़ाने के बजाय यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली वास्तव में उद्योग तक पहुंचे,
तभी वह वैश्विक विनिर्माण में प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। तो कितने आसानी से आपको आपका आंसर लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि कहाँ से कैसे लिखना है, आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस लिखते जाइएगा। देखिए थोड़ा बहुत स्टार्टिंग जो करना है ना, आपको स्टार्टिंग करने में ही आपको झिझक है, कोई चीज शुरुआत करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। शुरुआत जब आप कर लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा और आने वाले और लोगों के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से ही सीख के आया है। शुरुआत तो कीजिए। अभी मान लीजिए अपने आप को कि आपको कुछ नहीं आता है, आप शुरुआत कीजिए आज से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बनाम मॉलिक्यूल्स विमर्श का मुख्य तात्पर्य किससे है? तो ये देखिए आपका क्वेश्चंस लगाया गया है। तो औद्योगिक ऊर्जा उपयोग में ईंधन आधारित ऊर्जा से विद्युत आधारित ऊर्जा की ओर संक्रमण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस कारण से औद्योगिक विद्युतीकरण अधिक ऊर्जा दक्ष माना जाता है? तो किस लिए? इलेक्ट्रिक मोटर की दक्षता जो होती है 90% से अधिक होती है, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर आज लगाना भूल गया, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हमारा है बात। यहाँ पे क्या कह रहा है बैकग्राउंड कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। भारत को एमआर का वैश्विक हॉट स्पॉट माना जाता है। मतलब आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में क्या है, आपका भारत वैश्विक हॉट स्पॉट है। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक और अनुचित उपयोग से उनमें प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या है? क्या इसमें स्टडी किया गया है कि थिस्टी जो है आपका, थिस्टी जो के वैज्ञानिक जो है ने सीवेज अपशिष्ट जल, ठीक है, सीवेज अपशिष्ट जल में एमआर जीन की पहचान के लिए एक कम लागत वाले डीप स्टिक आधारित परीक्षण, डीप स्टिक एससी विकसित किया है। और अध्ययन में 6 राज्यों का, एक तो पहले आप याद रखिएगा डीप स्टिक आधारित परीक्षण विकसित किया है कौन? आपका थिस्टी वैज्ञानिकों ने एमआर के लिए, एमआरए जीन पहचानने के लिए, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहचानने के लिए। और इस अध्ययन में 6 राज्यों का, जैसे असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के 381 सीवेज स्थलों के नमूने का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में क्या पाया गया है कि एंटीबायोटिक अवशेष, माइक्रोबियल विविधता, प्रतिरोध जीन की जांच की गई है। माने एंटीबायोटिक अवशेष, माइक्रोबियल विविधता, प्रतिरोध जीन की जांच किया गया है अध्ययन में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब पहले हमारे लिए क्या जानना है ना कि यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये हम लोग जानना है। देखिए एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है वह स्थिति होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जैसे एंटीबायोटिक उन पर असर करना बंद। मतलब कोई आपको, जैसे आपका वायरस हो गया, मान लिया कोविड हो गया, ठीक है, आप दवा ही खा रहे हैं, सिर्फ दवा खा रहे हैं और दवाएं जो है आपको उन पर असर ही नहीं कर रहा है, तो असर करना बंद कर देता है, तो यही क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में बदल जाता है। कहीं ना कहीं उसको क्या है कि उसकी और भी जो भी वायरस है या फंगस है उसको और मजबूत कर देता है ये दवाई। तो यही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सरल शब्दों में क्या है कि जब बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु दवाओं के खिलाफ ताकत विकसित कर ले तो उसे एएमआर कहा जाता है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। एएमआर कैसे विकसित हो जाता है? एंटीबायोटिक जो का अधिक या गलत उपयोग। कभी कभी कोई भी चीज हुआ, डॉक्टर क्या एंटीबायोटिक खा लीजिए, ठीक है, एंटीबायोटिक उसका आप अधिक गलत उपयोग कर लिए तो उससे भी क्या हो जाएगा, जो आपकी बीमारी है वो और भी तेज हो जाएगा। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई ले लेता है, अधूरा इलाज, पूरी खुराक नहीं खाता है। पशुपालन और खेती में एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं कारणों से कीटाणु जो म्यूटेशन या जीन के आदान प्रदान से दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित ये कर लेता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे पहले पेनिसिलिन से ठीक होने वाले संक्रमण अब ठीक नहीं होते हैं। टीबी के कुछ रूप समान दवाओं से ठीक नहीं होते हैं, इसी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहलाता है। एमआर क्यों खतरनाक है? साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन सकता है। एमआर सर्जरी, कैंसर इलाज, अंग प्रत्यारोपण जोखिम भरे होते हैं, इलाज महंगा और लंबा हो जाता है, मौत की जो संख्या बढ़ सकती है इसमें। WHO के अनुसार जो है एमआर जो है आपका क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य महामारी यानी साइलेंट पेंडेमिक है, ठीक है, ये WHO द्वारा कहा गया। भारत एमआर का वैश्विक हॉटस्पॉट, कारण इसका
पहला क्या है, एंटीबायोटिक दवाओं का ओवर द काउंटर मिलना, मतलब सभी जगह आपको मिल जाता है, ठीक है। कोई भी दुकान पे मतलब मेडिसिन पे दुकान पे जाइएगा ना, मेडिसिन वाले बोलेगा एंटीबायोटिक, आपको बिना कुछ मतलब बोले हुए, यहाँ तक आपके गांव में आपका एंटीबायोटिक मिलता है, जो आपका जैसे होता है ना ग्रोसरी वगैरह में, वहां भी आपका मिल सकता है, ठीक है। ये आप जाइएगा तो देखिएगा, गांव में बहुत जगह मैं देखा हूं ऐसा, ठीक है। एंटीबायोटिक का ओवर द काउंटर यही बोल रहा है। खराब स्वच्छता और सीवेज प्रबंधन, अस्पताल से निकलने वाले दूषित अपशिष्ट जल, तो ये सब कहीं ना कहीं एएमआर का मतलब कारण बनता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि डीप स्टिक अस्से जो है कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीवेज सैंपल से आनुवांशिक सामग्री यानी डीएनए निकालती है, ठीक है। और पीसीआर जैसे तकनीक से एएमआर जीन को एम्पलीफाई किया जाता है। इस सामग्री का डीप स्टिक पर डाला जाता है, ठीक है। और यदि एएमआर में मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जीन मौजूद हो तो रंगीन बैंड बन जाता है, ठीक है। और जिसे नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो एएमआर जीन मौजूद होते हैं तो क्या उसे अपने आंखों से देख पाएंगे, यानी नंगी आंखों में माइक्रोस्कोप के बिना, ठीक है। यह प्रक्रिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब आरडीटी जैसी ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या है, डीप स्टिक तकनीक की विशेषताएं, कम लागत है, जैसे देखिए 400 से 500 प्रति टेस्ट हो जाता है, जबकि शॉटगन सीक्वेंसिंग की लागत 9000 से भी अधिक होता है। तेज परिणाम है, 2 घंटे के भीतर ही देता है। एक साथ 16 अलग अलग रेजिस्टेंस जीन की पहचान किया जाता है। अपग्रेडेबल क्या है, नए रेजिस्टेंस जीन मिलने पर 3 दिन में अपडेट संभव हो जाता है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए ये मतलब उपयुक्त है। और सीवेज सर्विलांस का महत्व कि सीवेज समुदाय, अस्पताल, पशुपालन उद्योग से आने वाली संकेतों का समेकित चित्र देता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये क्या है, यह एंटीबायोटिक का उपयोग अनुमान एमआर के उभरने की अर्ली वार्निंग दे सकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कमियों को पहचानने में मदद कर सकता है। यह तरीका नैतिक, सस्ता और बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य माना जाता है। लेकिन इसमें क्या है, विशेषज्ञों की चेतावनी एक है कि केवल किसी जीन जो है, जीन की मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि बीमारी ही होगी। और डेविड ग्राहम जो है यूएन के सलाहकार के अनुसार, जीन्स की धुएं की तरह है, जहां धुआं है वहां आग होने की संभावना होती है। और अलग अलग देशों में रेजिस्टेंस अलग अलग जीन्स से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत के लिए क्या महत्व ये रखता है, तो एएमआर से निपटने के लिए सस्ती, तेज और स्केलेबल तकनीक मतलब जो है अत्यंत आवश्यक है। यह डीप स्टिक शहरी स्वास्थ्य निगरानी करेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, वन हेल्थ अप्रोच, ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंट सभी को मजबूत कर सकती है। यह तकनीक प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ टूल के रूप में भी उपयोगी है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सही अर्थ क्या है। तो क्या है कि जब सूक्ष्म जीव दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर ले, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कारक आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। तो कौन सा, एंटीबायोटिक का अधूरा कोर्स, ठीक है, ये भी बिना डॉक्टर की सलाह से, ये भी ठीक है। उचित स्वच्छता व्यवस्था, ऐसा नहीं है। फोर्थ क्या हो गया आपका, पशुपालन में एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे केवल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, यानी हमारा 2 और 3 हो जाएगा। एएमआर के कारण साधारण संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है। और थर्ड क्या है, एएमआर सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण को भी अधिक जोखिमपूर्ण बना देता है। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कमेंट अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक करते चलिए यार, जो भी देखते हैं प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर का हमारा मुहिम है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।